साहित्य सृजन कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज हमारी परिचर्चा का विषय है साहित्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव, और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अलकनंदा साने जी, वरिष्ठ कवयित्री और मध्य प्रदेश की पहली महिला पत्रकार रिपोर्टर। अलकनंदा साने जी ने करीब 17 साल पत्रकार के तौर पर काम किया है और आप मराठी और हिंदी की जानी मानी कवयित्री हैं। अनेक कवि सम्मेलनों में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र में भी आपको आमंत्रित किया गया है। 2 आपके मराठी काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं और 1 हिंदी काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। इतना ही नहीं, देशबंधु की एक वेबसाइट है स्वयं सिद्धा, जिस पर मशहूर महिलाओं के बारे में विस्तृत परिचय दिया गया है, उसमें भी आपका नाम शामिल है। तो अलकनंदा साने जी, नमस्कार। नमस्कार। आप और मैं, अलकनंदा जी, एक ऐसे दौर से आते हैं जहां टेलीफोन भी घर में होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और तब से लेके आज तक स्मार्टफ़ोन और फिर सोशल मीडिया, इतनी सारी क्रांतियां हमने देखी हैं और लगातार हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो आपने सोशल मीडिया की शुरुआत कब से की? मैं सोशल मीडिया पर, और ख़ास तौर से बताऊंगी तो सिर्फ फेसबुक पर मैं 2011 में आई हूँ, काफ़ी देर से। उसके मुझे लगता है कि 1 दशक हो चुका था इन सारे माध्यमों का। और उसके बाद में फिर ट्विटर, फिर व्हाट्सएप, ऐसा जो है मेरे यात्रा रही है। और मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी हूँ और अभी भी मैं बहुत सारे इस पर सक्रिय नहीं हूँ। विशेष तौर पर फेसबुक पर ही सक्रिय रहती हूँ। जी, तो जैसे आपने कहा कि फेसबुक ऑफकोर्स 2004 में ये शुरू हुआ हमारे भारत में, और कोट और फिर यूट्यूब और इंस्टा और तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसने हिंदी साहित्य के लोगों को, जो हिंदी साहित्य लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबको बहुत बड़ा मंच दिया है। तो ये सभी तरह के लोगों के लिए एक तरह से खुल गया, यानी जो मशहूर हैं उनके लिए भी, जो नवोदित हैं उनके लिए भी। तो ये सब जो प्रभाव है या ये जो प्रक्रिया है, इसको आप कैसे देखती हैं? जैसे कि हर चीज़ के दोनों प्रभाव होते हैं, अच्छा प्रभाव भी होता है और बुरा भी होता है। तो इसमें भी हमको देखना चाहिए कि दोनों तरह के प्रभाव वहाँ पर परिलक्षित होते हैं। लेकिन इसमें नुकसान जो है नए लिखने वालों का हो रहा है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। क्योंकि मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि मैं फ़ेसबुक की बात करूँ तो वहाँ पर एक लाइक का विकल्प रहता है और ज़्यादातर लोग उसको लाइक ही करते हैं। मतलब यदि साहित्यिक कृति हो तो वहाँ पर आपको कोई दूसरे चिन्ह वहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। और एक ने लाइक किया तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उन कृतियों को पढ़ते भी नहीं हैं और वो लाइक करते चले जाते हैं। और फिर वहाँ बेहतरीन, बहुत बढ़िया, इस तरह के सिर्फ उन पर टिप्पणियाँ आती हैं। तो जो नए लिख रहे हैं उन्हें उनकी कमजोरी का पता ही नहीं चलता, और ये मुझे लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि आलोचना या समालोचना, यह चीज़ लगभग गायब हो गई है परिदृश्य से। जी, और यही जो लाइक, डिसलाइक, और डिसलाइक का तो खैर शुक्र है बटन नहीं है फेसबुक पर लाइक और ये जो सब आप जिस बारे में बात कर रही थी, इन मीडिया ने हमें एक मौका दिया बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारी बातें करने का। और कई बार ऐसा होता है कि वो अंतहीन बहस में तब्दील हो जाती है और व्यर्थ बहस में भी कई बार तब्दील हो जाती है। अनेक विषय हैं जिन पर कई बार हम बौद्धिक जुगाली करते हुए दिखाई देते हैं। तो और मुझे याद आ रहा है अलकनंदा जी की बौद्धिक जुगाली पर आपकी एक बहुत ही सटीक कविता है। तो अगले सवाल पर जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक वो आज सुने। जरूर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी आभा कि आपको मेरी ये कविता याद रही। इसका शीर्षक ही है बौद्धिक जुगाली। सब्जी छौंकते समय राई के पूरी तरह तड़तड़ाने इतना भी सब्र नहीं बचा है अब। सब्जी छौंकते समय राई के पूरी तरह तड़तड़ाने इतना भी सब्र नहीं बचा है अब।
समय भी काटने नहीं दौड़ता, दौड़ते दौड़ते काटने लगता क्या है। बात है। राई तड़तड़ाती है, उतनी देर में क्या कुछ आ जाता है। राई तड़तड़ाती है, उतनी देर में क्या कुछ आ जाता है। इस तेल में अच्छा कोलेस्ट्रॉल है या बुरा? ज़्यादा गर्म करने से ओमेगा 3 उड़ तो नहीं गया? सब्जी ऑर्गेनिक ही है ना, या फिर वही देसी उठा लाए हैं? एक आलू डालूं क्या? नींबू निचोड़ूं कि नहीं निचोड़ूं? इन दिनों पढ़े लिखे होने का भरम बढ़ता जा रहा है। इन दिनों पढ़े लिखे होने का भरम बढ़ता ही जा रहा है और दादी नानी के ज़माने से छोंकी जा रही एक साधारण सब्जी भी बौद्धिक जुगाली करने लगी है। क्या बात है। और दादी नानी के ज़माने से छोंकी जा रही एक साधारण सब्जी भी बौद्धिक बौद्धिक जुगाली करने लगी है। वाह वाह वाह। और जब मैंने आप काफ़ी सालों से मैं आपका लिखा हुआ पढ़ रही हूँ, आपको सुन रही हूँ, तो स्त्रीवाद आपकी कविताओं का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे मराठी में हो। तो एक बहुत सुंदर सी आपकी कविता है स्त्रीवाद पर, तो यहाँ वो सुनकर और हम फिर अगले सवाल पर चलते हैं। भरी बाल्टी में मग डुबोते हुए याद आते हैं आर्किमिडीज। भरी बाल्टी में मग डुबोते हुए याद आते हैं आर्किमिडीज। कोई फल टूट कर गिरता है डाली से तो अनायास चले आते हैं न्यूटन। आंगन में लगे पेड़ पौधों के साथ मस्तिष्क में बसे हैं जगदीश चंद्र बसु। सूर्य के संग गैलीलियो, चंद्रमा के संग आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं अटूट रिश्ते की तरह। पर अक्सर विस्मृत हो जाते हैं राजा राम मोहन राय। ओहो। पर अक्सर विस्मृत हो जाते हैं राजा राम मोहन राय, जबकि कितनी ही चिताएं सजी रहती है आसपास। क्या बात है। जबकि कितनी ही चिताएं सजी रहती है आसपास। क्या एक मग पानी या 10-5 रुपए के फल जितनी भी नहीं होती एक स्त्री की कीमत? क्या एक मग पानी या 10-5 रुपए के फल जितनी भी नहीं होती एक स्त्री की कीमत? क्या बात है। बहुत ही अद्भुत कविता और अनेक नामों के साथ जो विज्ञान और साहित्य, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, उसमें आपने एक बहुत ही बढ़िया टर्न देते हुए कविता बनाई। बहुत धन्यवाद। अलकनंदा जी, पिछले 5 साल में हमारी दुनिया ने बहुत कुछ देखा है और कोरोना महामारी ने सब कुछ बदल के रख दिया। लेकिन अगर अपन सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस दौरान आए और सोशल मीडिया ने लोगों को एक तरह से कोरोना महामारी के दौरान जोड़ के भी रखा, उन्हें एक तरह से संबल दिया। तो साहित्य इन दिनों कितना बदला? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोरोना के पहले का हिंदी साहित्य और कोरोना के बाद का हिंदी साहित्य, क्या इस तरह की संज्ञा दी जा सकती है? नहीं, इसको इस तरह से विभाजित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी सक्रियता देखी गई। जैसे फेसबुक लाइव है या यूट्यूब पर लाइव कार्यक्रम है, तो उसमें जो है एक वो दौर चला, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम बढ़ा हुआ था, बहुत सारे लोगों का काम छूट गया था और बहुत सारे लोग घर में भी बैठे हुए थे जी। इस वजह से कुछ तो करना था। तो ये चीज़ किसी ने एक ने शुरू की और फिर उसकी एक बाढ़ सी आ गई। और जब किसी ने भी शुरू किया, यदि ये मैंने समझिए कि मैंने ये गतिविधि शुरू की, तो मैंने 10-5 लोगों को तो बुला लिया। फिर उसके बाद में मेरे सामने एक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि शुरू तो रखना था, उसको बंद नहीं करना था। तो फिर मैं किसी को भी बुलाने लगी। इसमें क्या हुआ कि फिर वही एक अपनी बात को दोहराना चाहूँगी कि जो लोग कमज़ोर लिख रहे थे उन्हें भी एक तरह से वहाँ पर वो मंच मिल गया और उनके मन में एक ये जो है एक कह सकते हैं हम कि एक बोध जागृत हो गया कि वो अच्छा लिख रहे हैं। क्योंकि वही बात है, ताली बजने लगी, लाइक आने लगे, तो उनको पता ही नहीं चलता। मतलब मुझे तो बल्कि उन पर दया आती है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि वे अच्छा नहीं लिख रहे हैं। और भाषा के स्तर पर भी बहुत वहाँ पर जो है घालमेल बहुत हुई है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। और एक तरह से सामने आने की जो है इच्छा बहुत ज़्यादा जागृत हो गई है। जी, आप भाषा की बात कर रही हैं, तो
क्या ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि फेसबुक ने या सोशल मीडिया ने भाषा को, या ब्लॉगिंग ने, इंटरनेट माध्यमों ने भाषा को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है, उसका स्तर ख़राब कर दिया है। तो क्या आप भी इससे सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया भाषा के ख़राब होने के लिए ज़िम्मेदार है? नहीं, मैं सिर्फ सोशल मीडिया को नहीं मानती, बल्कि सोशल मीडिया तो ये कहना चाहिए कि ये बहुत बाद में आया है। कम से कम 20-25 साल पहले जब हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी के जो मतलब जो बच्चे थे, हमने जो पैदा किए, वो जब छोटे थे, तो उस समय एक अंग्रेजी का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अंग्रेजी स्कूलों की भरमार हो गई, यहाँ तक कि बच्चों से अंग्रेजी में बात की जाने लगी। और इस वजह से क्या हुआ कि वो जो बच्चे बड़े हुए, उन्हें ना तो ठीक से अंग्रेजी आई और ना उन्हें उनकी मातृभाषा आई या ना हिंदी आई। और इसमें जो है अखबारों की भी भूमिका बहुत बड़ी रही है। एक बहुत प्रसिद्ध अखबार है हमारे प्रदेश का, उसने सबसे ज़्यादा भाषा को बिगाड़ा है और वहीं से शुरुआत भी हुई है। तो ये जो भाषा के जो उसका जो स्वरूप विकृत हुआ है, उसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया में बल्कि ये हुआ कि उनको, जो जिनको भाषा नहीं आती थी, उनको भी वहाँ पर प्रवेश करना आसान हो गया। जी। और जब हम भाषा की बात करते हैं तो आपके कहन को और आपके कविता को काफ़ी अच्छा माना जाता है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। तो मैं आपकी कुछ ऐसी कविताएं सुनना चाहूँगी जिसको साहित्य के क्षेत्र में भाषा और कहन के लिए काफ़ी सराहा गया है, काफ़ी मशहूर हुई हैं वो। ये मेरी 2 कविताएं मैं सुनाती हूँ। पहली कविता है जीवंतता। संघर्ष तो कचरा भी करता है, संघर्ष तो कचरा भी करता है, बचता फिरता है झाड़ू की पकड़ से, विरोध करता है सामूहिक रूप से हकाले जाने का। क्या बात है। हवा के हल्के झोंके के सहारे करता है आकाश की ओर उड़ने की कोशिश, और करता है कभी आतंकित फैल कर पूरे घर में। उसका संघर्ष देखकर मन होता है कि गले लगा लूं। क्या बात है। उसका संघर्ष देखकर मन होता है कि गले लगा लूं, दे दूं उसे स्वतंत्रता कहीं भी विचरण की, मुक्त उड़ने की। तभी जागता है मेरे अंदर का तानाशाह, तभी जागता है मेरे अंदर का तानाशाह, जागती है घर के प्रति स्व की भावना, और मैं उस पर राज करने के लिए बांट देती हूँ उसे गीले और सूखे में। निरीह गीला कचरा उकड़ू होकर बैठ जाता है चुपचाप किसी भी कोने में। जी। निरीह गीला कचरा उकड़ू होकर बैठ जाता है चुपचाप किसी भी कोने में, लेकिन सूखे में भी कुछ होता है जिसे दबाया जा सकता है। सूखे में भी कुछ होता है जिसे दबाया जा सकता है। लेकिन सूखे में भी कुछ होता है जिसे दबाया जा सकता है, पर कुछ विद्रोही कचरा अज्ञातवास में चला जाता है। कुछ विद्रोही कचरा अज्ञातवास में चला जाता है, अपना पता बदल देता है और मौका पाकर फिर उड़ने लगता है। वाह। दबाया गया गीला कचरा पैदा करता है सड़ांध, दबाया गया गीला कचरा पैदा करता है सड़ांध, फैलाता है बीमारियां, और उड़ने वाला कचरा बचाए रखता है घर की जीवंतता, और उड़ने वाला कचरा बचाए रखता है घर की जीवंतता। उड़ने वाला कचरा बचाए रखता है घर की जीवंतता। वाह। एक ये दूसरी कविता है कि सोचती हूँ किसी दिन निकल जाऊँ घर से, सोचती हूँ किसी दिन निकल जाऊँ घर छोड़कर, बहुत हुआ भटकना मन के बियाबान में। अब शरीर को दिखाऊं असली वाला जंगल, अब शरीर को दिखाऊं असली वाला जंगल, और पता करूं कि कैसे होता है बिना छत के रहना। सोचती हूँ किसी दिन कुछ भी ना पकाऊं, सोचती हूँ किसी दिन कुछ भी ना पकाऊं, सो जाऊं ऐसे ही घुटने पेट के पास मोड़कर। महसूस करूं भूख को, जिसे बहुत पढ़ा है अखबारों में, किताबों में, कहानियों में। क्या बात है। सोचती तो यह भी हूँ कि जब भी निकलूँ घर से निर्वसन ही रहूँ, सोचती तो यह भी हूँ कि जब भी निकलूँ घर से निर्वसन ही रहूँ, धूप में जलूँ, बारिश में भीगूँ, ठंड में काँपूँ। बहुत बखान सुना है रोटी कपड़ा और मकान का, बहुत बखान सुना है रोटी कपड़ा और मकान का, पर जानती हूँ कि भूखी तो रह लूँगी कुछ दिन, और बिना छत के भी
निर्वस्त्र होना आसान नहीं है। क्या बात है, निर्वस्त्र होना आसान नहीं। जानती हूँ कि भूखी तो रह लूँगी कुछ दिन और बिना छत के भी, पर निर्वस्त्र होना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल होता है वर्धमान से महावीर होते जाना, बहुत मुश्किल होता है वर्धमान से महावीर होते जाना। क्या बात है, बहुत मुश्किल होता है वर्धमान से महावीर होते जाना। साहित्य सोशल मीडिया पर भी बहुत मुश्किल होता है वर्धमान से महावीर होते जाना। कोरोना के दौर में आपने भी एक चैनल शुरू किया था, व्हाट्सएप पर आपने एक समूह शुरू किया था, और वो शायद कोरोना के पहले था, और यूट्यूब का चैनल जो है वो इस दौरान शुरू हुआ। तो क्या जो हम पहले बात कर रहे थे कि स्तरहीनता है या कोई भी कुछ भी लिख रहा है, इस तरह की समस्या क्या आपको इस समूह में भी देखने को मिली? नहीं, मैं दरअसल मेरे परिचय में बताना चाहिए था, मैं बहुत सख्त अनुशासन प्रिय हूँ और वही अनुशासन मैंने समूह में रखा, सख्त उसके नियम बनाए हैं। और समूह का नाम है, व्हाट्सएप पर चलाती हूँ मैं, माय मावशी। दरअसल ये मुख्य रूप से मराठी भाषी जो लेखक हैं, क्योंकि एक उसकी छोटा सा उसकी पृष्ठभूमि बताऊंगी कि महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के बाहर जो लोग लिख रहे हैं वो कितना भी अच्छा लिखे, उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिलती है। तो महाराष्ट्र के बाहर जो मराठी भाषी लेखक हैं उनको लेकर मैंने वो समूह बनाया। और अब चूँकि जो युवा वर्ग है वो ज़्यादातर हिंदी में लिखते हैं, क्योंकि मराठी उनको बहुत ज़्यादा आती नहीं, मराठी पढ़ने का यहाँ पर कोई जरिया भी नहीं है। तो इसलिए इस समूह का नाम माय मावशी रखा। माय यानी माँ मराठी, और मावशी यानी मौसी हिंदी। और इसमें दोनों तरह के लोग आए, जो बिल्कुल सिर्फ मराठी में लिखते हैं या जो सिर्फ हिंदी में लिखते हैं, और जो दोनों मराठी हिंदी दोनों में लिखते हैं। तो मैंने अब एक नियमावली बनाई है, और उसके अंतर्गत मतलब एक छोटा सा उदाहरण दूँ तो उसमें इमोजी निषिद्ध करके रखा है। तो इस तरह के नियम हैं, और इस वजह से भाषा पर भी बहुत उस पर हम लोग काम करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं बहुत सख्त रहती हूँ नियमों के बारे में, लेकिन लोग उसको पसंद करते हैं और बहुत सक्रिय हैं। और एक और उनमें चीज़ निकल कर आई है कि जो युवा थे जो मराठी में नहीं लिख पाते थे, उनमें से कुछ लोग अब मराठी में भी लिखने लगे हैं। क्या बात है। तो इमोजी आपने निषिद्ध करके रखी, तो लोगों को बड़ी समस्या होती होगी, क्योंकि हमें तो व्हाट्सएप पर आदत पड़ गई है नमस्ते की इमोजी भेजने की, हंसने की इमोजी भेजने नहीं, की। मेरा ये मानना है कि जब साहित्यिक समूह है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। किसी ने लिखा, उस पर आपने अंगूठा दिखा दिया या यूँ ऐसे करके बहुत अच्छा दिखा दिया, तो वहाँ तक वो भावनाएं नहीं पहुँची हैं। जी जी बिल्कुल। एक बात जो मुझे सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर साहित्य के बारे में चर्चा करते हुए हमेशा याद आती है। गुलजार साहब कहते हैं कि किताबों को पलटने का और पन्ने पलटने का जो आनंद है वो हर बार अलग होता है, और हम ऐसे समय के लोग हैं जिसके लिए किताबों की खुशबू भी बड़ी मज़ेदार हुआ करती थी। हर किताब की अपनी अलग खुशबू होती थी। तो जैसे जैसे डिजिटल मीडिया बढ़ता जा रहा है, वैसे क्या लगता है, आपको लगता है कि ये जो एक एहसास था साहित्य के साथ, एक महसूस करने की जो चीज़ होती थी, वो किसी ना किसी तरह डिजिटल मीडिया पे ख़त्म होती जा रही है? इसके देखिए अलग अलग बातें हैं इसमें, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है वो किताबों की निश्चित रूप से अभी भी शौकीन है। हालांकि हमारी पीढ़ी ने तो अब किंडल पर भी पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन जो खुशबू है, नई किताब की खुशबू अलग, पुरानी किताब की खुशबू अलग, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब जो पीढ़ी आ रही है उन्होंने तो इन किताबों को देखा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है। तो ये मुझे नहीं लगता कि अगली पीढ़ी को किताबों की कमी महसूस होगी। और यदि हम ये बात करें तो अभी जो विश्व पुस्तक सम्मेलन हुआ तो उसमें हमने ये भी देखा कि बहुत सारी किताबें प्रकाशित भी हुई हैं। तो ये दोनों मुझे लगता है कि समानांतर चलता रहेगा, और हो सकता है कि आगे चलकर जो है किताबों का भविष्य अच्छा नहीं रहे और सिर्फ डिजिटल क्रांति के अंतर्गत लोग सिर्फ इस ऑनलाइन ही कुछ पढ़ें। तो ये तो समय बताएगा जी। लेकिन हमारा मोह निश्चित रूप से पुस्तकों के साथ में है। बिल्कुल। और एक अब फेसबुक भी आप जानती होंगी कि मेटा हो गया है, एक वर्चुअल दुनिया बनने की ओर है, और
इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं, एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो ये एआई टूल्स जो हैं ये तो जादू करते हैं। इनको आप बोल दो भाषा सुधार दो, ये भाषा सुधार देंगे, व्याकरण सुधार दो, व्याकरण सुधार देंगे। कहो कि भाई लेख लिख दो, हमारा जो फाइनेंस का डाटा है उसका एनालिसिस कर दो। तो जब ये एआई टूल्स सभी कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपको ये ख़तरा महसूस होता है या डर लगता है कि आने वाले कुछ समय में जो मानवीय मतलब मानव की रचना धर्मिता है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या जितना हम लिख लिख कर काम अभी तक करते रहे हैं तो उससे हमारी मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं। लेकिन जब मैं कह दूं कि तुम लिख दो मेरे लिए, तो मैं तो कुछ कर नहीं रही। तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि आने वाले दिनों में ये ख़तरा बढ़ जाएगा कि लोग उतने रचनात्मक नहीं रहेंगे? निश्चित रूप से रचनात्मकता तो प्रभावित होगी ही, और मुझे ऐसा लगता है कि संवेदनाओं पर भी इसका असर आएगा। और जब हमें सोचने समझने की हमें शक्ति ही नहीं बचेगी तो हम जो है किसी बात का अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। और भाषा का भी मुझे लगता है कि इसमें ह्रास होगा। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। इंदौर में एक MR10 रास्ता है, और जब हम उसको गूगल पर तलाशते हैं तो वो जिस भी उद्घोषक या उद्घोषिका बोलती है तो वो उसको MR को मिस्टर बना देती है, मिस्टर 10। तो ये मतलब बहुत ख़राब लगता है। या मैं यदि माँ को मैं टाइप करना चाहती हूँ यूनिकोड पर, तो MAN टाइप करती हूँ मैं, तो उसका मन भी आता है, मान भी आता है और माँ भी आता है। अब वो उसको कौन बताएगा कि सही शब्द कौन सा है? उसके लिए जो वहाँ पर बैठा है या जो उसको नियंत्रित कर रहा है, उस व्यक्ति को भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो भाषा भी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे करके, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी वही है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी जो इन दिनों बहुत चर्चा में है वो है चैट GPT। तो कल ही हम किसी बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप चैट GPT से जितने सवाल पूछेंगे वो उतना बुद्धिमान होता जाएगा। तो हो सकता है कि वो बुद्धिमत्ता इस लेवल तक बढ़ जाए। वो होता जाएगा, लेकिन जो सामने बैठा है उसकी बुद्धिमत्ता भी तो उतनी होनी चाहिए ना। जी, है ना? क्योंकि यदि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनके साथ पास में कोई दूसरा साधन नहीं है, तो उनको ही यदि पूछने वाले को ही नहीं पता है कि क्या पूछना है और कैसे पूछना है, तो वो उसकी बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ा सकता है? एक तरह से वो गुरु शिष्य का ये एक तरह से नया संस्करण होगा। तो गुरु को तो मतलब सुविद्य होना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप संवेदनाओं की बात कर रही थी, तो हम अपने कार्यक्रम का अंत जो है वो आपकी एक संवेदना वाली कविता से करेंगे जो मुझे बहुत ही पसंद है। तो आपसे निवेदन है कि वो कविता प्रस्तुत करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आभा कि आपको मेरी एक एक कविता याद है। ये कविता मैंने कोरोना काल में लिखी थी। ओह दुखद, ओह दुखद, सुबह भरपेट नाश्ते के साथ व्हाट्सएप पर लिखे गए कुछ शब्द। दोपहर हाथ में आमरस की कटोरी और खुला हुआ फेसबुक। आपको इस तरह नहीं जाना था। शाम की चाय, उंगलियां लैपटॉप पर, विनम्र श्रद्धांजलि। रात को नज़रों में OTT के कामुक दृश्य, रात को नज़रों में OTT के कामुक दृश्य। ओम शांति। सूतक इन दिनों शब्दकोश में बंद है, सूतक इन दिनों शब्दकोश में बंद है, और शोक सभा सामाजिक माध्यमों पर, और शोक सभा सामाजिक माध्यमों पर। सूतक इन दिनों शब्दकोश में बंद है और शोक सभा सामाजिक माध्यमों पर। बहुत बहुत धन्यवाद अलकनंदा जी, आप आई और दर्शकों के सामने हमने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात की। बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा।